Morning, sir. Good morning, everyone. I am Deepak Kumar, Executive Engineer Production. I am posted in Well Services, Ahmedabad, and currently I am looking after fishing jobs in the case role. So today's topic of presentation is principle and working of hydraulic jar. So we are going to cover today types of jar, principle of jarring, working of jar, and difficulties occur during operation, during jarring operation. And in the last, we will discuss about the safety points. So first slide is about jar. So basically, what is jar? Jar is a mechanical device used in a downhole to deliver impact. हम जार को अपने वेल में डालते हैं जब हमारी कोई भी फिश स्टक है, या ड्रिलिंग के केस में अगर हमें चांसेस लग रहे हैं कि हमारी फिश स्टक हो सकती है, तो उस केस में हम ड्रिलिंग में पहले हम डालते हैं, जैसे कि सीटेड स्टक अप हो जाता है। और फिशिंग में हमें पता है कि हमारे फिश स्टक है, तो उस फिश को रिलीज करने के लिए हम जार को डालते हैं। So basically, jar is a mechanical device which will deliver an impact to another component in the downhole. So jar is classified into two categories. One is fishing jar and another one is drilling jar. Fishing jar is further classified into two categories, mechanical and hydraulic jar. Similarly, drilling jar is classified into mechanical, hydraulic and hydro drilling jar. So basic principle of both the jar, fishing jar and drilling jar are almost same. Principle and working are same. But thing is, drilling jar का जो डिजाइन होता है, इट इज सच दैट इट कैन विदस्टैंड मच वाइब्रेशंस, मच टॉर्सनल स्ट्रेंथ, बिकॉज ये ड्रिलिंग के साथ में लोअर होता है, ड्रिलिंग स्ट्रिंग के साथ में लोअर होता है। तो जो ड्रिलिंग के टाइम पे स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, जस्ट टू विदस्टैंड दोज एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस, सो ड्रिलिंग जार का डिजाइन थोड़ा सा बिल्डअप थोड़ा सा रोबस्ट होता है। अदरवाइज बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ बोथ द जार्स आर सिमिलर, or both the jar deliver the same impact, or approximately the same impact to blow to the another component. So basically today we are going to cover the hydraulic jar. So initial first thing is principle of jarring. तो जार के प्रिंसिपल से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे इसका जार का प्रिंसिपल सिमिलर है, जैसे एक हम लोग हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग में क्या करते हैं, हम हैमर को स्विंग करते हैं, स्विंग करने के बाद हैमर हिट एन एनी ऑब्जेक्ट और वो उस पर इंपैक्ट देता है। तो व्हाट हैपेंस हियर, हैमर को जब हम स्विंग करते हैं तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। दैट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इंपैक्ट और ब्लो ऑफ फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो सिमिलर प्रिंसिपल हमारा jarring में होता है, and the same energy is delivered by the hydraulic coil in the hydraulic jar, and in mechanical jar that energy will delivered by the spring lock and release mechanism. हम spring को एक pre-selected load पे set कर देते हैं, that mechanism happened in mechanical jar, and hydraulic jar में वो same energy deliver करेगा hydraulic coil. So जार इज अ डिले मैकेनिज्म। ये डिले मैकेनिज्म क्या है, नेक्स्ट स्लाइड वर्किंग ऑफ जार में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इनिशियली हम जारिंग में क्या करते हैं, अगर हम अपने डायरेक्ट फ्लो पे पहुंचे तो हम सबसे पहले जार को किसी भी फिशिंग टूल के साथ लोअर करेंगे वेल में टू कैच द फिश। दैट कैचिंग टूल में बी ओवरशॉट, स्पीयर, मेल टेप, डाइकोलर एज पर द फिश टॉप। देन वी विल एंगेज द फिश, हम फिश को एंगेज कर लेंगे। देन वी विल अप्लाई पुल टू द स्ट्रिंग, हम फिर स्ट्रिंग को पुल देंगे। जब हम स्ट्रिंग को पुल देंगे तो हमारा स्टक ऑब्जेक्ट विल बी एट द सेम पोजीशन, बट हमारी स्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगी। जब स्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगी देन वी विल होल्ड द जार इन द स्टैटिक पोजीशन। हम ब्रेक लगा देंगे और हम एक वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, जो इसकी मैकेनिज्म होती है, जो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्लाइड। फिर क्या होगा, जब हमने पुल दिया, पुल देके हमने ब्रेक लगा दिया, हमने टेंशन में स्ट्रिंग को होल्ड किया, देन आफ्टर इसमें जो पिस्टन होती है वहां से हाइड्रोलिक ऑयल एक साइड से दूसरे साइड में फ्लो होता है। जब एक साइड से दूसरे साइड में हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो होता है तो उसका रिएक्शन आता है हमारा मैंडल पे। तो मैंडल हमारा हिट करता है, मतलब दैट जनरेट मोशन एनर्जी टू द इनर मैंडल। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। और जार में क्या है कि हर जार, जैसे हम हाइड्रोलिक जार जो यूज करते हैं अहमदाबाद एसेट में 5.5 केसिंग के लिए, तो जार साइज इज 414H। तो उसका मैक्सिमम अलाउेबल जो लोड है इट इज 46,500 पाउंड्स और मिनिमम इज 8,000 पाउंड। तो हम उसको
जितना भी मैक्सिमम 46,000 तक पुल कर सकते हैं, तो हमें उससे ज्यादा पुल नहीं करना है, क्योंकि दैट मे बी द कॉज ऑफ फेलियर और रप्चर। एंड जब हम जारिंग करते रहते हैं, जारिंग करने से क्या होता है कि हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर राइज होता है, ड्यू टू विच द ऑयल में लूज इट्स प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, एंड दैट मे बी द कॉज ऑफ ट्रिप फेल, और जार हमारा प्रीमैच्योरली फायर करने लगता है और कम वेट पे ही फायर करने लगता है। तो दिस इज द वन पॉइंट आई एडेड इन दिस स्लाइड। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू कवर द वर्किंग ऑफ जार। तो बेसिक वर्किंग में दिस इज सिमेटिक डायग्राम ऑफ द जार। हम इस जार के ऊपर, दिस इज इनर मेंडल, जिसमें हमारी एक पिस्टन है, हैमर है, एंड दिस इज एनविल। एनविल इज द शोल्डर ऑफ द जार, जहां पे हमारा हैमर हिट करेगा। अभी मैं बताता हूँ। देन एट दिस पॉइंट इन द मेंड्रल हमारी इसके ऊपर में स्ट्रिंग कनेक्ट होगी, जो भी हमारी ड्रिल स्ट्रिंग है फिशिंग के लिए जो हमने यूज किया, दैट मे बी द ड्रिल कॉलर, ड्रिल पाइप्स, व्हाटएवर। देन ऊपर हम इस स्ट्रिंग को पुल करेंगे। इस पिस्टन में आपको एक छोटा सा होल दिखाया है, फ्लूइड पासेस पोर्ट। दिस इज वेरी थिन होल, और दिस इज फॉर हाइड्रोलिक ऑयल। जो अब मैं एक बार जैसे इसका वर्किंग बताता हूँ, तो उसमें मैं इसका आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ। एंड दिस पिस्टन विल मूव, will cover some distance, and this distance is metering stroke और metering leg। तो इनिशियली हमने जार को स्ट्रिंग के साथ पुल किया तो ये हमारा पिस्टन अप साइड में मूव होगा। जार और जो नीचे हमने फिश पकड़ी हुई है, दैट विल बी एट द सेम पोजीशन, सेम पॉइंट, हमारा सेम पॉइंट पे रहेगा, बट दिस पिस्टन विल मूव अप। जब ये पिस्टन ऊपर मूव होगा, दैट विल कंप्रेस द हाइड्रोलिक ऑयल। एक कंप्रेशन पॉइंट आने के बाद दिस पासेस पोर्ट विल ओपन, hydraulic oil will start flowing through this restriction path। एक बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा होल रहता है, जिससे हमारा हाइड्रोलिक ऑयल पास होना स्टार्ट होता है। जब हाइड्रोलिक ऑयल हमारा पिस्टन से पास होना स्टार्ट होगा, तो स्लोली हमारी पिस्टन ऊपर मूव होगी। When a certain distance is covered by the piston, this is known as metering stroke। जब एक डिस्टेंस को कवर करेगा, देन इट विल रीच एट सम पॉइंट जहां पे बाईपास हो जाएगा, जहां पे हमारा जो बोर साइज है, बोर साइज सडनली बढ़ जाएगा। जब बोर साइज बढ़ जाएगा, तो जो हमारे हाइड्रोलिक ऑयल को रेस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा था, दिस पाथ, देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन आफ्टर दैट। जब हमारा ये पिस्टन मूव हुई, पिस्टन मूव जब मीटरिंग स्ट्रोक तक था, तो फ्लूइड हमारे इस पार्ट से मूव कर रहा था, फ्रॉम हाई चैम्बर टू लो चैम्बर, हाई प्रेशर चैम्बर टू लो प्रेशर चैम्बर। फिर एक सर्टेन स्ट्रोक के बाद हाइड्रोलिक ऑयल हमारा सडनली मूव होगा, जब हमारा पोर साइज बढ़ जाएगा। तो प्रेशर मतलब हमारे हाइड्रोलिक ऑयल के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बचेगा। तो सडनली व्हाट हैपन, जब सडनली मतलब दैट इज अ फास्ट मोमेंट, जब एक फास्ट मोमेंट में हमारा ऑयल पास होगा, तो दैट चेंज इन द प्रेशर विल वो क्या जनरेट करेगा, वो इसमें मोशन एनर्जी जनरेट करेगा। मतलब ऑयल जो हमारा हाई प्रेशर डाउन प्रेशर में एकदम इक्वलाइज होगा, सेम विल बी सेम इफेक्ट, उसका रिएक्शन इफेक्ट आएगा हमारी पिस्टन पे, और पिस्टन हमारी बहुत तेज हिट करेगी इसको, एनविल को। मतलब क्या होगा, प्रेशर चेंज होने की वजह से मोशन एनर्जी जनरेट हुई हमारे मेंडल में। दैट मोशन एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ इम्पैक्ट व्हेन दिस हैमर हिट द एनविल। So this is the principle of jarring. So I have mentioned that there is two chambers, tension compression applied, then fluid will pass through a high flow resistance path, and then suddenly a pressure change, and that will generate a reaction to this. तो हमारा प्रेशर चेंज यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ऑयल पे हो रहा है, दैट जनरेट द मोशन एनर्जी, एंड दैट मोशन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अ इंपैक्ट, जो हमें इंपैक्ट मिलता है। अभी एक बार हम स्टार्टिंग में जो हमने बताया था कि हमने इसमें स्ट्रेस दिया, फिर हमने होल्ड किया। जब उसको होल्ड करते हैं, उस टाइम में हमारा पिस्टन का मूवमेंट होता है ऊपर। जब हमारा पासेस जो फ्लूइड पास होता है फ्रॉम दिस पोर्ट, तो दिस इज वेटिंग टाइम, दैट में टेक 1 मिनट और 1.5 मिनट। उसके बाद सडनली हमारा प्रेशर राइज होता है, दिस इज अ फास्ट मूवमेंट। तो जब हमारा फास्ट मूवमेंट होता है, तो इस स्ट्रिंग में हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब स्ट्रिंग में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो हमने अपना ड्रिलोमीटर में जो हम देखते हैं कि हमने 40 टन पुल देके, लेट्स सपोज 20 टन एक्स्ट्रा पुल देके हमने ब्रेक लगाया हुआ है, तो सडनली जो कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारे स्ट्रिंग में, उतना ही वेट हमारा डाउन हो जाएगा। हेलो, तो इसका ये प्रिंसिपल है, ये वर्किंग है।
एंड हाइड्रोलिक जार डू नॉट ट्रिप एट प्री सिलेक्टेड थ्रेशोल्ड। जैसे इसमें क्या होता है हाइड्रोलिक जार में एक रेंज रहती है पुल की कि आप जितना ज्यादा पुल देंगे उतना ज्यादा प्रेशराइज होगा एक चैम्बर एंड उतना ही तेज हमारा हाइड्रोलिक जो ऑयल है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में पास होगा। जितना तेज हाइड्रोलिक ऑयल पास होगा उतना ही तेज रिएक्शन मिलेगा। मीन्स हम जितना पुल देंगे हमारा ब्लो और इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। So this is there is a range of impact or blow in the hydraulic jar. But in case of mechanical jar एक spring based system रहता है जिसमें हम एक प्री सिलेक्टेड लोड पे स्प्रिंग को सेट कर देते हैं। जब उसको रिलीज करते हैं तो एक हमें फिक्स लोड मिलता है। बट इन द हाइड्रोलिक जार वी हैव रेंज ऑफ फ्लो एंड वंस द हाइड्रोलिक जार इज कॉक्ड, एक बार हमने पुल दे दिया है, पुल देके हमने होल्ड किया है, तो वंस द टाइम गिवन टू द जार टू कंप्लीट दिस मीटरिंग स्ट्रोक, उसके बाद हमारा ब्लो हमें मिलना ही है। दैट मे बी द लाइट ब्लो और द हैवी ब्लो। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ जार। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, इनिशियली दो स्ट्रोक होते हैं, वन इज द मीटरिंग स्ट्रोक, वन इज द बाईपास स्ट्रोक। जब हमने एक बार पुल दिया तो हमारा इनिशियली एक फ्लो रिस्ट्रिक्शन मिलता है हमें, मतलब जो छोटा होल है फ्लो रिस्ट्रिक्शन मिलता है। इसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ऑयल मूव करेगा। जब ऑयल मूव करेगा स्लोली, तो स्लोली हमारी पिस्टन ऊपर मूव करेगी। तो दिस इज द स्लो मूवमेंट ऑफ मेंटल। हमें जो मूवमेंट मेंटल में होगा वो दैट विल बी स्लो एंड दैट इज अ टाइम डिले। एंड when a certain pressure reached and the meter stroke complete, then suddenly a bypass wall open। तो अचानक से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लूइड हाई प्रेशर चैम्बर से लो प्रेशर चैम्बर में जाएगा और उसकी रिएक्शन हमें पिस्टन पे मिलेगी और वो दिस प्रोसेस टेक्स ओनली 20 to 30 मिली सेकेंड्स ओनली। सो दिस इज वेरी फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मेंटल और वो हमारा इम्पैक्ट देता है हमारा जो नीचे फिश हो। तो दिस इज द मैकेनिज्म। So in the three diagram I showed you, the first is compress the string, हमने string को compress कर दिया है। Then the metering stroke, जब हम उसको pull करते हैं, pull करने में हमारा metering stroke होता है। फिर एक बार metering stroke होता है तो suddenly pressure release होता है, high pressure to low pressure, और हमें मिलता है impact। So this is I have added one clip for the better understanding. Just तो वीडियो रन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम। सो जो जारिंग से हमें दो क्वांटिटी मिलती है, जो दो इफेक्ट्स मिलते हैं जारिंग के, तो मैंने उसे ऐड किया है। जैसे एक हमारा इम्पैक्ट होता है एंड वन इज इम्पल्स। तो व्हाट इज इम्पल्स एंड व्हाट इज इम्पैक्ट? इम्पैक्ट होता है द मैक्सिमम पीक फोर्स caused by the collision of hammer and the anvil or the solder। जहां पे हमारा हैमर, मैंडल पे जो हैमर है वो हिट करता है, दिस इज मैक्सिमम पीक फोर्स। एंड इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। ये स्लाइड ऐड करने का एक रीजन है, जैसे हमारा स्टकअप में भी पैकर स्टक हो गया है, मीन्स देयर में बी द मैकेनिकल स्टकअप। तो मैकेनिकल स्टकअप में हम चाहते हैं कि हमारा इम्पैक्ट हमें ज्यादा मिले। तो अगर हम अपने जार के ऊपर में एक ड्रिल पाइप लगाते हैं, ड्रिल कॉलर्स लगाते हैं, अगर हमने ड्रिल पाइप लगाया है तो जो मोशन एनर्जी होगी, मतलब उसकी उसकी जो मोशन एनर्जी होगी दैट विल बी मोर, मतलब उसकी वेलोसिटी वो ज्यादा तेज हिट करेगा, कम मास उसके ऊपर हमने जार के ऊपर लगाया हुआ है, तो दैट विल प्रोड्यूस मोर इम्पैक्ट। मतलब अगर मैकेनिकल स्टकअप है या हमारा पैकर स्टकअप है या कई बार केसिंग ऑब्स्ट्रक्शन में हमारा कुछ कोई भी टूल फंस गया है, तो इन दैट केस वी नीड मोर इम्पैक्ट एंड सो इम्पैक्ट इज नेसेसरी इन दैट केस। अगर ड्रिलिंग के केस की हम बात करें तो देयर में बी द केस इट इज स्टकअप, उस केस में वी प्रेफर द मोर चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम उसके ऊपर ड्रिल कॉलर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि इम्पैक्ट हमारा कम आएगा, बट जो इम्पैक्ट होता है, जब इम्पैक्ट होता है तो उससे शॉकवेव जनरेट होती हैं, दैट शॉकवेव्स इंटेंडेड टू रिलीज द स्टकअप। तो हमारा इम्पल्स नेसेसरी है या इम्पल्स इज मोर बेटर इन केस ऑफ की स्टेड स्टकअप, एंड इम्पैक्ट हम चाहते हैं कि इम्पैक्ट हमारा अगर कोई मैकेनिकल स्टकअप है, इन दैट केस इम्पैक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। So there are two quantity
that are generated in the jarring. And in this slide I have added that जब हम फिशिंग ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं। जैसे पहला हुआ कि हमने फिश मतलब जार को रन किया विद एनी ऑफ द फिशिंग टूल, हमने फिश को एंगेज किया, फिश को एंगेज करने के बाद हम फर्स्ट ब्लो देने गए, फर्स्ट हिट के लिए हमने पुल किया और स्ट्रेच किया। लेट सपोज कि हमारा फर्स्ट ब्लो नहीं मिला, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, कई बार हम इंक्लाइंड वेल या बहुत डायरेक्शनल वेल, हॉरिजॉन्टल वेल में जाते हैं, तो इस केस में हमारा डाउनवर्ड वेट, अपवर्ड वेट और रोटेशनल वेट हमारा अलग अलग होता है। तो इस केस में कई बार हम न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल वेट एट द जार कितना है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इस केस में अगर हमारा पहले ही ब्लो हमें नहीं मिला है, इन दैट केस वी कैन पुल द स्ट्रिंग अप टू अ डिजायर्ड स्ट्रेच, और थोड़ा सा हम ज्यादा उसको स्ट्रिंग को खींचें, देन सेट द ब्रेक, होल्ड दिस पोजीशन अंटिल द जार स्ट्राइक इट्स फ्लो। और अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो इन दैट केस इंक्रीज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हम थोड़ा सा और टेंशन को बढ़ा सकते हैं बाय कीपिंग द मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग लोड, उससे ज्यादा हम एक्सीड ना करें। तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए न्यूट्रल वेट हमारा जार पे 20 टन होना चाहिए और हम न्यूट्रल वेट 20 टन है, बट इंक्लाइंड वेल है या कुछ दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन है, हॉरिजॉन्टल वेल है, तो हम उसमें देखते हैं कि हमारा कई बार अपवर्ड वेट ज्यादा रहता है, डाउनवर्ड वेट कम रहता है। तो इस केस में हम इफेक्टिव उतना पुल नहीं डिलीवर कर पाते जार पे। सो जस्ट इंक्रीज द टेंशन एंड द वेट। अगर हमारा पहला हिट हो गया है, जार एक बार फायर हो चुका है, उसके बाद सेकंड ब्लो में वो हिट नहीं हुआ है, तब क्या करें। तो कई बार ऐसा होता है वो सेम प्रॉब्लम इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल, और अगर हमने उसका न्यूट्रल पोजीशन जो हमने मार्क की है, कब हमारा जार प्रॉपर्ली क्लोज्ड है, अगर वो पोजीशन सही से मार्क नहीं है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा जार प्रॉपर्ली क्लोज्ड ही नहीं हुआ है। सो इन दैट केस जस्ट क्लोज द जार सफिशिएंटली, अपना स्ट्रिंग को थोड़ा सा और ज्यादा डाउन करना चाहिए। एक बार थोड़ा वेट हम दे सकते हैं उस पर, 1-2 टन एक्स्ट्रा वेट अगर हम दें तो उसमें हमारा प्रॉपर्ली जार क्लोज है, देन स्टार्ट द जारिंग। एंड थर्ड पॉइंट इज, इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर जार स्ट्राइक सीम्स एक्सेसिव, ज्यादा हमारा टाइम लग रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल है दैट मे बी द कॉन्टेमिनेटेड, एक इसमें ग्रूव्स होते हैं। जब वो मीटर स्ट्रोक कवर होता है तो ग्रूव्स हमारे मैच करते हैं, तो जिससे हमारा सडन एकदम हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लूइड मूव होता है। तो कई बार वो प्लग, मतलब जो ग्रूव्स हैं वो प्लग हो जाते हैं, मतलब जाम हो जाते हैं। तो या तो हमारा जार बहुत तेज मूव करता है, मतलब बहुत तेज हिट करता है, या फिर एक्टिवेट ही नहीं होता है। तो in that case we can change the hydraulic oil, we can redress the tooth. And third is, if the blow being struck are not as heavy as desired, हमें sufficient blow नहीं मिल रहा है, मान लीजिए हमारा जार 22 टन पे एक्टिवेट होना चाहिए और we are not getting the same। so जार में क्या है कि जैसे मैंने पहले एक बार बताया कि मैकेनिकल जार और हाइड्रोलिक जार में हमारे पास रेंज रहती है। तो अगर हम जार में अभी हमने एक न्यूट्रल वेट था, लेट्स सपोज 20 टन, हमने 20 टन से 42 टन पुल दिया, स्लोली पुल दिया, तो स्लोली पुल देंगे तो हमें कम ब्लो मिलेगा। अगर हम पुल की वेलोसिटी बढ़ा देंगे, अगर हम थोड़ा सा तेज पुल देंगे, मतलब स्ट्रिंग को तेज अप करेंगे, तो हमें थोड़ा हैवी ब्लो मिलेगा। सो वी हैव द रेंज। सो इसमें मैंने ये लिखा है कि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है जार प्रॉपर्ली क्लोज ना हुआ हो, तो फर्स्ट क्लोज द जार प्रॉपर्ली, पुल द रनिंग स्ट्रिंग अप फास्टर, थोड़ा सा स्ट्रिंग को तेज पुल करेंगे, मतलब दीज आर द फैक्टर, जितना हम तेज पुल करेंगे उतना ज्यादा हमें इम्पैक्ट मिलेगा, ब्लो मिलेगा। Increase the number of drill collars installed above the jar, and one tool is jar intensifier, जो हम जार के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। So these are the operational difficulties which occur during jarring. And in the last slide I have added some points कि जारिंग के केस में क्या होता है कि जब हम जार देते हैं तो अच्छा जर्क आता है डायरेक्ट फ्लोर पे, तो एंड दैट मे बी द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो बिफोर जारिंग और सच टाइप ऑफ ऑपरेशन वी शुड हैव प्री जॉब सेफ्टी मीटिंग। हमें पहले एक प्रॉपर प्री जारिंग इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, एक टूल बुक स्टॉक कर लेनी चाहिए कि क्या क्या हमारा होने वाला है, कैसे जर्क आएंगे, क्या होगा, हमारे जो गायरोप्स हैं वो प्रॉपरली बंधे हैं, वो लूज तो नहीं है, हमारा डेड एंड है, इट इज प्रॉपरली टाइट और प्रॉपरली उस पर मार्किंग है, उसमें कोई शिफ्ट तो नहीं हुआ है। And few points added in this slide that direct flow should be free from any tubular stacking. जारिंग के टाइम पे जैसे हम कई बार डबल्स की रिग रहती है तो हम स्टैकिंग कर देते हैं पाइप्स की, ट्यूबिंग केबल पाइप की, तो दैट शुड नॉट बी एट द डायरेक्ट फ्लोर।
एंड नॉन एसेंशियल पर्सनल शुड नॉट बी ऑन द डायरेक्ट फ्लोर। जो वहाँ पे एसेंशियल हैं, जो वहाँ पे जरूरी हैं, उन्हीं को डायरेक्ट फ्लोर पे रहना चाहिए। एंड चेक ऑल द कनेक्शंस फिक्चर्स in the derrick and mast, that all the fixtures are secure or not. So this is all from my side. Thank you. If any question, then please.